अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर फेल्योर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ही वो कॉन्सेप्ट्स जो फाइबर फेल्योर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि टफनेस ऑफ द फाइबर या वर्क ऑफ रप्चर ऑफ फाइबर्स, और वो फैक्टर्स जिनके ऊपर टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स डिपेंड करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइबर्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फाइबर्स की, जिनके ऊपर फाइबर्स का बिहेवियर ना सिर्फ ये कि प्रोसेसिंग के दौरान डिपेंड कर रहा होता है, बल्कि फ़ाइनल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी फाइबर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। इन प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेंसाइल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली फ़ाइबर से बनने वाली प्रोडक्ट्स से जिस लेवल की परफॉर्मेंस हम अचीव कर सकते हैं उसको लिमिट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर फ़ाइबर से बनने वाले यान की बात करें तो बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है यान की स्ट्रेंथ के अंदर वो फाइबर की स्ट्रेंथ की होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के इफ़ेक्ट को कंट्रीब्यूट या ऑगमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि यान के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यान के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स यानी कि ट्विस्ट की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है वो, या फैब्रिक के डिफरेंट स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स जिस तरीके से फैब्रिक की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती हैं, उनका भी अमल दखल होता है। लेकिन इन सब में जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो फाइबर की अपनी प्रॉपर्टीज़ की होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम फाइबर की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी असेसमेंट या उनका एनालिसिस टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट से कर रहे होते हैं, तो उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है जिन फैक्टर्स के ऊपर इन टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इनमें से सबसे पहले टाइप ऑफ द मटेरियल और उसकी कंडीशन क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मिसाल के तौर पे फाइबर टू फाइबर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है फाइबर्स के अंदर वो वेरी कर रही होती है, तो इस फाइबर की अरेंजमेंट या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर भी फाइबर की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है या नेचर ऑफ द अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, ये एक मटेरियल की दूसरे मटेरियल के हिसाब से ही डिफरेंट नहीं होती, बल्कि एक फ़ाइबर की दूसरे फ़ाइबर से विद इन सेम सैम्पल भी हो सकती है। जिनके सेम सैम्पल है उसके अंदर भी एक फ़ाइबर की अरेंजमेंट या एक फ़ाइबर की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दूसरे फ़ाइबर की अरेंजमेंट से डिफरेंट हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो कंडीशन है, कंडीशन के ऊपर भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिपेंड कर रही होती है। मिसाल के तौर पे फाइबर्स की कंडीशन को अगर वेरी कर दें तो कंडीशंस के वेरी करने से भी ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या फाइबर की नेचर जो है वो वेरी कर जाती है। तो इस तरीके से फ़ाइबर की जो हिस्ट्री है उसका जानना भी ज़रूरी है कि फ़ाइबर्स को प्रीवियसली किस किस्म की ट्रीटमेंट दी गई है। उस ट्रीटमेंट के नतीजे में फ़ाइबर्स की जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो तो वेरी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई हीट ट्रीटमेंट तो नहीं दी गई, ये ऑलरेडी फ़ाइबर को स्ट्रेस तो नहीं किया गया, उसके ऊपर भी ये फ़ाइबर की जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो डिपेंड करेगी, और फिर ये टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट में इसका इफ़ेक्ट आएगा। इसके साथ जो दूसरा फैक्टर है वो टेस्टिंग के दौरान जो फाइबर्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है या उनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। कि जो फाइबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ अप्लाइड लोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती कि जितना लोड अप्लाई किया उसी हिसाब से बाकी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू मिली, बल्कि जो स्पेसिमन टेस्ट हो रहा होता है उसकी डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे जब फाइबर्स की टेंसाइल टेस्टिंग की जाए तो फाइबर्स जब ब्रेक होते हैं तो वो अपने वीकर पोजीशन के ऊपर या वीकर पॉइंट के ऊपर जाके ब्रेक होते हैं। तो अब अगर वीकर पॉइंट की बात करें
तो फाइबर की डायमेंशन का इसमें रोल ये होगा कि अगर फाइबर की लेंथ ज़्यादा है, लॉन्गर फाइबर है, तो लॉन्गर फाइबर होने की वजह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वीकर पॉइंट इन दैट फाइबर इज़ ग्रेटर, कि अगर फाइबर लॉन्गर है तो उसमें वीकर पोजीशंस के ज़्यादा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो शॉर्टर फाइबर्स होता है, तो शॉर्टर फाइबर्स में इसकी वीकर पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो फाइबर्स की डायमेंशंस हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है टेस्टिंग के दौरान। तो जो लॉन्गर फाइबर है उसका जो ब्रेकिंग लोड है वो शॉर्टर फाइबर की निस्बत कम आएगा। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स डिपेंड कर रहे होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट या टाइम का इफ़ेक्ट है, कि जो ब्रेकिंग फोर्स है फाइबर की वो सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाइड लोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो लोड कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो इसमें चूँकि टाइम के हवाले से फ़ाइबर की हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है कि प्रीवियसली अगर फ़ाइबर को के ऊपर लोड अप्लाई किया गया है तो वो भी इसमें आ जाता है कि वो लोड किस लेवल का अप्लाई किया गया और कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया गया, उसके ऊपर भी फ़ाइबर के टेंसाइल टेस्ट के रिज़ल्ट डिपेंड करेंगे। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो है स्पीड ऑफ द टेस्ट, कि टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान टेस्ट की जो स्पीड है वो क्या थी, उसके ऊपर भी टेंसाइल टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स डिपेंड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर टेस्ट की जो स्पीड है वो ज़्यादा थी, यानी कि उसको क्विकली किया गया तो जो ब्रेकिंग लोड है वो हायर होगा, लेकिन अगर टेस्ट स्लोली किया गया तो जो ब्रेकिंग लोड है या ब्रेकिंग फोर्स है वो उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से लोड किस अंदाज से अप्लाई किया गया, यानी कि टेस्टिंग किस तरीके से की गई, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जो टेस्टिंग है वो अंडर कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग की गई या कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन की गई, इसके ऊपर भी टेंसाइल टेस्टिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे। कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल का लोड टेस्टिंग के दौरान फाइबर्स के ऊपर अप्लाई किया गया, और कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन ये है कि एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर एक्सटेंशन रेट के ऊपर टेस्टिंग की गई। अब ये जो रेट ऑफ एक्सटेंशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रेट ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा है तो जो ब्रेकिंग लोड होगा उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर ये रेट ऑफ एक्सटेंशन कम है तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो इसमें जो रैपिड टेस्ट होगा या अगर रेट ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा होगा तो उसमें जो ब्रेकिंग लोड है वो हायर आएगा, और जो स्लोअर होगा उसमें ब्रेकिंग लोड कम आएगा, क्योंकि टाइम की एप्लीकेशन जो लोड की एप्लीकेशन है उसमें टाइम का इफ़ेक्ट भी आ जाता है, जो हम ऑलरेडी करीब के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लोड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अप्लाई किया जाए तो करीब की वजह से भी फाइबर में इलोंगेशन आती है। तो इसी वजह से जो रेट ऑफ एक्सटेंशन है उसको कम या ज़्यादा करने की वजह से भी जो ब्रेकिंग लोड है वो कम या ज़्यादा होता है। उसके बाद जब हम फाइबर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइबर की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हुए, जिसमें यार्न हो या फैब्रिक हो या कोई टेक्निकल प्रोडक्ट हो, उसको डिज़ाइन करते हुए हम फाइबर्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। तो जब फाइबर्स की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करना हो तो कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जिसमें के इलोंगेशन एट ब्रेक है, और टेनासिटी है, टफनेस या वर्क ऑफ रप्चर है। तो इन सब में से टेनासिटी और इलोंगेशन एट ब्रेक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में। तो टेनासिटी ये होती है ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ द फाइबर्स। ये न्यूटन पर टेक्स में होता है, ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन और लीनियर डेंसिटी इन टेक्स, यानी कि डायरेक्ट सिस्टम। तो इलोंगेशन एट ब्रेक ये होती है कि इलोंगेशन ऑफ द फाइबर्स एट द ब्रेकिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इलोंगेशन एट ब्रेक। अब इसमें वर्क ऑफ रप्चर हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ, तो वर्क ऑफ रप्चर को देखते हैं कि वर्क ऑफ रप्चर या टफनेस ऑफ द फाइबर्स क्या होती है।
टफनेस ऑफ द फाइबर्स ये होती है कि एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द फाइबर इज़ नोन एज टफनेस, कि वो एनर्जी जो हमें फाइबर को ब्रेक करने के लिए चाहिए उसको हम टफनेस कहते हैं या वर्क ऑफ रप्चर कहते हैं। क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आती है, इस कर्व के जो अंडर एरिया होता है ये एरिया इज़ नोन एज वर्क ऑफ रप्चर अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेक। तो सपोज़ हमारे पास एक फ़ाइबर है, उस फाइबर के ऊपर जो है वो लोड एफ़ अप्लाई कर रहे हैं हम, जो उसकी फाइबर की जो लेंथ है उसमें DL इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस एरिए में इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बाद जो वर्क डन होगा दैट इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास जो हमने अप्लाई की वो F है और इंक्रीज़ इन लेंथ DL है, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो F.DL है। लेकिन अगर हमारे पास टोटल वर्क हमने फाइंड करना हो तो इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट से लेके फुल जो उसकी एक्सटेंशन है उस तक, तो हमारे पास टोटल वर्क डन या जो टफनेस है फाइबर की वो आ जाएगी। तो चूँकि ये एनर्जी है तो टफनेस का जो यूनिट है वो जूल्स में होता है। अब जो वर्क ऑफ रप्चर है या टफनेस है ये लीनियर डेंसिटी ऑफ द फाइबर्स पे डिपेंड कर रही होती है और फाइबर की लेंथ पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर लीनियर डेंसिटी ऑफ द फाइबर वेरी होगी, या यूँ कह लें कि अगर डिफरेंट लीनियर डेंसिटीज़ के फाइबर होंगे तो उनका जो वर्क ऑफ रप्चर होगा उनका आपस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर लीनियर डेंसिटी डिफरेंट है तो उनके रिजल्ट्स भी आपस में कंपेयर नहीं होंगे। इसी तरीके से जो फाइबर की लेंथ है वो भी अगर डिफरेंट होगी तो उनके रिजल्ट्स भी कंपेयर नहीं होगी। रीज़न इसकी ये है कि अगर लीनियर डेंसिटी ये ज़्यादा होगी, कम या ज़्यादा होगी, तो जो कोर्सर फाइबर होगा जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लोड लेगा, उसकी ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होगी। और अगर फाइबर लेंथ की बात करें तो अगर जिस फाइबर की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी उसकी इलोंगेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, कि जो इलोंगेशन एट ब्रेक है वो डिफरेंट लेंथ के लिए फाइबर की डिफरेंट होगी। तो जब ये दोनों चीज़ें वेरी करने से हम रिजल्ट्स कंपेयर नहीं कर सकते, तो फॉर कंपैरिजन अमंग डिफरेंट फाइबर्स स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर इज़ डिफाइंड। तो फिर हम इसके लिए वर्क ऑफ रप्चर की बजाय स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिसमें हम वर्क ऑफ रप्चर को लीनियर डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं और इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो टर्म आती है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लीनियर डेंसिटी एंड इनिशियल लेंथ ऑफ द फाइबर। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर की जो वैल्यू है उससे डिफरेंट फाइबर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का या एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द फाइबर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं ये न्यूटन पर टेक्स या किलो जूल पर ग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बेसिकली एरिया होता है अंडर द कर्व ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, दैट इज़ एनर्जी इन जूल्स नीडेड टू ब्रेक वन टेक्स फिलामेंट, यानी कि ऐसा फिलामेंट जिसका काउंट 1 टेक्स हो उसको ब्रेक करने के लिए, और उसकी लेंथ अगर 1 मीटर लॉन्ग हो तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर कहलाएगा। अब हमारे पास 3 टर्म्स हमने डिस्कस की कि जब हमने फाइबर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंपेयर करना हो तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें टेनेसिटी, हम फाइबर्स की टेनेसिटी को डिस्कस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हम फाइबर्स की इलोंगेशन एट ब्रेक को कंपेयर कर सकते हैं, हम फाइबर्स की टफनेस या वर्क ऑफ रप्चर को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तीनों टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए, लेकिन इस कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा मद्देनज़र रखना होगा कि फ़ाइबर्स जो हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशंस को वेरी करने से ये पॉसिबिलिटी है कि अंडर वन कंडीशन टेनेसिटी ऑफ द फाइबर्स मोर रेलिवेंट हो जाए, और अंडर अनदर कंडीशन इलोंगेशन एट ब्रेक ऑफ फाइबर्स ये ज़्यादा रेलिवेंट हो जाए कंपैरिजन के लिए, और एक और कंडीशन में टफनेस ऑफ द फाइबर्स में बी मोर रेलिवेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट फाइबर्स। अब ये सिनारियोस कैसे बदल सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस ये पॉसिबल है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट हो या वो ज़्यादा रेलेवेंट हो और दूसरी उसको फॉलो करें।
तो मिसाल के तौर पे ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे स्टडी लोड्स अप्लाई हो रहा हो, क्योंकि टेनेसिटी जो है वो मेजर ऑफ द फाइबर है या मेजर ऑफ द यान है रेजिस्टेंस टू स्टडी लोड्स। मिसाल के तौर पे अगर एक रोप से हम एक लोड को कैरी कर रहे हैं तो ये एक एग्जांपल है स्टडी लोड्स की। तो जो स्टडी लोड्स होते हैं अगर उनको उनके लिए कंपेयर करना हो फाइबर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो जो टेनेसिटी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म रहेगी। इसी तरीके से अगर कंडीशंस वेरी कर जाएं, तो मिसाल के तौर पे मटेरियल स्ट्रेच्ड हो, जैसा कि हमारे पास वीविंग के दौरान वार्पिंग में होता है कि वार्पिंग में जो वार्प का सेट होता है वो अंडर एक्सटेंशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है वो इलोंगेशन एट ब्रेक ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है कि हम इलोंगेशन एट ब्रेक की टर्म को यूज़ करें, क्योंकि इलोंगेशन एट ब्रेक जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द फाइबर टू इलोंगेशन है। इसके साथ एक और कंडीशन हो सकती है जिसमें कि ऐसा मटेरियल, यानी कि अगर हमारे पास रोप की ही बात करें तो अगर वो उसके ऊपर सडन शॉक्स अप्लाई हो रहे हैं तो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड सडन शॉक्स जो है या वो उसको हम टफनेस या वर्क ऑफ रप्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एप्लीकेशंस जिनमें एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द फाइबर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हों, उसमें हम टफनेस ऑफ द फाइबर्स को का कंपैरिजन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। इसकी मिसाल यूँ है कि मिसाल के तौर पे अगर हम किसी रोप के साथ या किसी टेक्सटाइल स्पेसिमन के साथ एक मैस M अटैच करें और उस मैस को हाइट h से ड्रॉप करें, तो स्पेसिमन या रोप ब्रेक करेगा अगर ये जो काइनेटिक एनर्जी जो एज्यूम करेगा ये स्पेसिमन वो अगर ज़्यादा हो जाए वर्क ऑफ रप्चर से, तो जो रोप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो इस कंडीशन में वर्क ऑफ रप्चर जो है उसको फाइबर्स के कंपैरिजन के लिए यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मिसाल के तौर पे ये वो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ओपनिंग ऑफ द पैराशूट, कि पैराशूट जब ओपन होती है तो वहाँ पे भी सडन लोड अप्लाई होता है, या जब एक रोप जब एक फॉलिंग क्लाइंबर को सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी एक सडन लोड या सडन शॉक अप्लाई करता है। तो उस शॉक की एप्लीकेशन के दौरान उसकी जो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो शॉक की एनर्जी होती है, वो अगर मटेरियल अब्जॉर्ब कर ले तो ब्रेक नहीं होता, और अगर वो उससे ज़्यादा हो तो मटेरियल या रोप ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कंडीशन में मटेरियल है या जिस कंडीशन में फाइबर्स हैं उन कंडीशंस को कंसीडर किया जाए, ताकि इस चीज़ को कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, टेनेसिटी यूज़ करनी है, इलोंगेशन एट ब्रेक यूज़ करनी है, या टफनेस ऑफ द फाइबर की वैल्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो उसको उस हिसाब से फिर ये कंपैरिजन होगा। लेकिन अगेन इट शुड बी नोटेड कि ये तीनों टर्म्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर स्टडी लोड अप्लाई हो रहा है तो टेनेसिटी की टर्म्स ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन एक टर्म इंडिपेंडेंट या ज़्यादा डोमिनेटिंग बन जाती है और दूसरी दो टर्म्स फिर उसको फॉलो करती हैं, उनकी वैल्यूज़ भी आती हैं। तो ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि किन कंडीशंस में फ़ाइबर या स्पेसिमन है। अब हमारे पास हम चूँकि फ़ाइबर के फेलियर की बात करेंगे तो हमने तीन टर्म्स देखी, एक टेनेसिटी थी, दूसरी इलोंगेशन एट ब्रेक थी और तीसरा वर्क ऑफ रप्चर थी। तो हम तीनों टर्म्स को देखते हुए डिफरेंट फाइबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। इस टेबल में नेचुरल फाइबर्स का डाटा दिया गया है। नेचुरल फाइबर्स में कॉटन है, फ्लैक्स, जियोट, हेम्प, रेमी और दूसरे जैसे कि सिल्क है, नाइलॉन है, वूल है। तो इसमें कॉटन की भी डिफरेंट वैरायटीज़ को आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन्स की कॉटन का डाटा कंपेयर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कॉटन की डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं या डिफरेंट रीजन की जो कॉटन है उसकी टेनेसिटी में भी फ़र्क है। एक रीजन की जो कॉटन है उसकी टेनेसिटी ज़्यादा है दूसरे रीजन की कॉटन की निस्बत, और ब्रेकिंग एक्सटेंशन या इलोंगेशन एट ब्रेक भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा है, और वर्क ऑफ रप्चर या टफनेस ऑफ द फाइबर भी कम या ज़्यादा है। इसमें हम एक चीज़ अगर नोट करें तो जो कॉटन है इसके साथ जो दूसरे सेलुलोजिक फाइबर्स हैं जैसे फ्लैक्स हो गया, ज्यूट हो गया, हेम्प या रेमी हो गई, इनका जो इनिशियल मॉडुलस है या मॉडुलस है जो स्टिफनेस को शो करता है वो
कॉटन की डिफरेंट वैरायटीज़ की निस्बत ज़्यादा है। फ्लेक्स है, जूट है या हेम्प है, इनका जो मॉडुलस है या स्टिफनेस है वो उनकी निस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ से ये भी इस पर ये भी क्लैरिफिकेशन होती है कि हम इन फाइबर्स को क्लोथिंग एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी स्टिफनेस ज़्यादा है और जिन फाइबर्स की स्टिफनेस ज़्यादा हो उनकी कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ कॉटन की निस्बत कम होती हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ाइबर यहाँ पे हम देख सकते हैं वो वूल है। वूल की डिफरेंट ब्रीड्स हैं। इसकी टेनेसिटी की वैल्यूज़ हैं जो कि कॉटन से कम है, लेकिन इसकी जो ब्रेकिंग एक्सटेंशन या इलोंगेशन एट ब्रेक है वो कॉटन फाइबर से काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ इसका जो मॉडुलस या स्टिफनेस है वो कॉटन से भी कम है और वर्क ऑफ रप्चर कॉटन से ज़्यादा है। ग्लास फाइबर जो एक इनऑर्गेनिक फ़ाइबर है, इसको अगर देखें तो इसकी टेनासिटी जो नेचुरल फाइबर्स हैं, सेलुलोजिक फाइबर्स हैं या वूल है, इनकी निस्बत इसकी टेनासिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ब्रेकिंग एक्सटेंशन या इलोंगेशन एट ब्रेक बहुत कम है इन फाइबर्स की निस्बत। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो ग्लास फाइबर्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और वो स्टिफर होता है। उनकी जो मॉडुलस की वैल्यू है वो भी नेचुरल फाइबर्स यानी कि कॉटन और वूल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा स्टील का एक फ़ाइबर या वायर का भी दिया गया है टेनेसिटी। तो टेनेसिटी आप देख सकते हैं ग्लास फाइबर से कम है, मॉडरेट इसकी इलोंगेशन है, लेकिन इसकी भी जो मॉडुलस है या स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये भी जो मेटल फाइबर्स हैं वो भी यूज़ नहीं किया जा सकते क्लोथिंग एप्लीकेशंस के लिए। इसके बाद इस टेबल में जो मैन्युफैक्चर्ड मैन मेड फाइबर्स हैं उनका कंपैरिजन दिया गया है कि मुख्तलिफ़ तरह के जो रीजनरेटेड फाइबर्स हैं जैसे विस्कोस रेयॉन हो गया, ट्राई एसीटेट हो गया, या नायलॉन की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, नायलॉन 6 की या नायलॉन 6 की। पॉलिएस्टर जो कॉमन इस्तेमाल होने वाला फ़ाइबर है उसकी टेनेसिटी, ब्रेकिंग एक्सटेंशन और वर्क ऑफ रप्चर दिया गया है। तो अगर हम पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर में मीडियम टेनेसिटी है, हाई टेनेसिटी है। मीडियम टेनेसिटी की अगर टेनेसिटी देखें तो ये कम है हाई टेनेसिटी की निस्बत, और इसी हिसाब से अगर इनकी ब्रेकिंग इलोंगेशन देखें तो जो मीडियम टेनेसिटी है उसकी इलोंगेशन ज़्यादा है और जो हाई टेनेसिटी है इसकी इलोंगेशन कम है। तो चूँकि अगर हम फाइबर सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिमाइंड करें, तो चूँकि हाई टेनेसिटी फाइबर के लिए हम डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स करते हैं, हीट ट्रीटमेंट होगी या ड्राइंग होगी, और उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो अलॉन्ग द फाइबर एक्सेस बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टेनेसिटी में इम्प्रूवमेंट आती है। तो जिन फाइबर्स की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पहले ही स्टेबल होती है या इम्प्रूव्ड होती है उनकी इलोंगेशन एट ब्रेक आप यहाँ से इस टेबल में देख सकते हैं कि वो कम है। जैसे हाई टेनेसिटी पॉलिएस्टर की इलोंगेशन एट ब्रेक कम है और जो मीडियम टेनेसिटी पॉलिएस्टर है उसकी इलोंगेशन एट ब्रेक ज़्यादा है। इसी तरीके से इस टेबल में आपको पॉलीप्रोपिलीन और दूसरे एक सबसे इंटरेस्टिंग जो फाइबर है वो इलास्टोमेर आप देख सकते हैं। इलास्टोमेरिक जो फाइबर्स होते हैं जैसे लाइक्रा हो गया, या यहाँ पे दो एग्जांपल पॉलीयूरेथेन की या रबर की देख रहे हैं हम। लाइक्रा वगैरह को या इलास्टोमेरिक फाइबर्स को हम स्ट्रेचेबल जीन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेनेसिटी उनकी बाकी फ़ाइबर्स की निस्बत कितनी कम है, लेकिन उसके मुकाबले में उनकी जो ब्रेकिंग एक्सटेंशन है यानी कि इलोंगेशन एट ब्रेक से पहले जो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे इलोंगेशन देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है बाकी फ़ाइबर्स की निस्बत, काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन इनकी जो इनिशियल मॉडुलस या इनकी जो स्टिफनेस है वो बहुत कम है और वर्क ऑफ रप्चर भी इनका मॉडरेट है। तो अभी हम इसके बाद जब डिफरेंट फ़ाइबर फ्रैक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो इलास्टोमेरिक फ़ाइबर्स हैं उनका जो रप्चर होता है या ब्रेक होती है वो ब्रिटल नेचर की होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी जो इलास्टोमेरिक फ़ाइबर्स हैं उनकी टेनेसिटी कितनी कम है, उनकी एक्सटेंशन कितनी ज़्यादा है, लेकिन उनका जो वर्क ऑफ रप्चर या उनका इनिशियल मॉडुलस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये वाला टेबल है, इसमें कुछ हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स के इन्हीं वैल्यूज़ को कंपेयर किया गया है, जिसमें टेनेसिटी है, इसका इनिशियल मॉडुलस है, इलोंगेशन एट ब्रेक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो टेनेसिटी है इन हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स की वो नेचुरल फाइबर्स या ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स हैं, मैन मेड फाइबर्स हैं, उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हाई परफॉर्मेंस फाइबर में कैवलर फाइबर की डिफरेंट
वैरायटीज़ हैं। कार्बन फाइबर है, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, और ग्लास फाइबर की भी 2 टाइप्स दी हुई हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनकी जो इनिशियल मॉडुलस है वो बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, और जो ब्रेकिंग एक्सटेंशन है वो कम है नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले में भी, और जो ट्रेडिशनल फाइबर्स हम यूज़ करते हैं जो पिछले टेबल्स में हमने देखे, इन फाइबर्स के मुकाबले में इनकी आप एक्सटेंशन यहाँ पे देखें, ब्रेकिंग एक्सटेंशन तो वो ज़्यादा है। नेचुरल फाइबर्स की भी ब्रेकिंग एक्सटेंशन ज़्यादा है, लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स हैं इनकी ब्रेकिंग एक्सटेंशन जो है वो मोस्टली कम है। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूँकि हाई परफॉर्मेंस जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली डिराइव हो रही होती है बड़ी हाईली ऑर्डर्ड जो अरेंजमेंट होती है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, उस वजह से। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो फर्दर लोड अप्लाई किया जाता है, चाहे वो टेंसाइल टेस्टिंग में हो, तो उसमें फिर जो ब्रेकिंग एक्सटेंशन है जो कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट की वजह से हो रही होती है वो बहुत कम है यहाँ पे। तो ये तो थी हमारी फ़ाइबर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम बिहेवियर देखेंगे कि डिफरेंट फाइबर्स किस उनका जो फ्रैक्चर है वो किस नेचर का है, ब्रिटल है, डक्टाइल है, या किस तरह का है।